जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। और आप किस राज शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, सौरव गांगुली द्वारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटने के फैसले के बाद से भाजपा और TMC आपस में भिड़े हुए हैं। रोजर बिन्नी के सौरव गांगुली की जगह BCCI का अध्यक्ष बनने की संभावना है। इन खबरों के बीच पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी पर पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को अपमानित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता मदन मित्रा ने बुधवार को कहा है कि सौरव गांगुली को BCCI प्रमुख इसलिए बनाया गया था ताकि भाजपा उन्हें ममता बनर्जी के खिलाफ अपने संभावित मुख्यमंत्री के रूप में खड़ा कर सके। मदन मित्रा ने इंडिया टुडे को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि बीजेपी ने सौरव गांगुली को BCCI अध्यक्ष बनाया ताकि एक लहर पैदा हो सके और सौरव गांगुली उनके साथ है। बीजेपी उन्हें अपना एक संभावित CM चेहरा बनाना चाहती थी। सौरव गांगुली खुद अध्यक्ष नहीं बनना चाहते थे। केंद्र सरकार और केंद्रीय रिजर्व बैंक की तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई दर के बढ़ने का सिलसिला जारी है। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में बढ़कर 7.41% हो गई, जो लगातार 9वें महीने भारतीय रिजर्व बैंक की लिमिट से ज्यादा है। सितंबर 2022 में खाद्य मुद्रास्फीति 8.60% बढ़ गई, जबकि अगस्त में यह 7.62% थी। खुदरा महंगाई के ताजा आंकड़ों से रिजर्व बैंक पर ब्याज दर बढ़ाने का दबाव पड़ने की आशंका है। आपको बता दें कि इस साल RBI ने अब तक 4 बार रेपो रेट में 190 बेस पॉइंट की वृद्धि की है। इस बीच औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अगस्त में 0.8% घटी है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी गौरव यात्रा का शुभारंभ किया। इसमें 5 अलग-अलग गौरव यात्राएं निकाली जाएंगी। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने बुधवार को गुजरात के बहुराची मंदिर में पार्टी की गौरव यात्रा की शुरुआत की और कहा है कि यह यात्रा केवल भाजपा या गुजरात तक ही सीमित नहीं, बल्कि यह भारत का गौरव स्थापित करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर गुजरात के विकास को रोकने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी दल अटक लटक भटक गया है और इस चुनाव में बीजेपी के आम आदमी पार्टी में चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में गौरव यात्रा के लिए पार्टी द्वारा तैयार किए गए मार्गों का फोकस आदिवासी वोट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2020 से 22 के लिए रेलवे कर्मचारियों के 78 दिनों की बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान को मंजूरी दे दी है। रेलवे में उत्पादकता से जुड़े बोनस पूरे देश में फैले सभी नॉन गजेट रेलवे कर्मचारियों को कवर करता है। आपको बता दें कि इस बोनस का एक ऐलान कुछ दिन पहले ही हुआ था, लेकिन कैबिनेट मंत्री की मंजूरी बुधवार को मिली है। अब इस नए फैसले से करीब 12 लाख नॉन गजेट रेलवे कर्मचारियों को फायदा होने की संभावना है। वहीं सरकार पर 1832 करोड़ रुपयों का बोझ पड़ेगा। देश में यूपी, बिहार, हरियाणा समेत 6 राज्यों में उपचुनाव होने हैं। 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई। यह चुनाव 3 नवंबर को होने हैं, जिनकी मतगणना 6 नवंबर को होगी। कांग्रेस पार्टी ने आगामी उपचुनाव को देखते हुए 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस ने जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा में उपचुनाव होने हैं। महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट, बिहार के मोकामा और गोपालगंज, हरियाणा के आदमपुर, तेलंगाना के मोनुगोडे, उत्तर प्रदेश के गोला गोरखनाथ के, उड़ीसा के धामनगर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव होंगे। भारत में 15% ऐसे लोग हैं जो कोरोना वैक्सीन लगवाने से कतराते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सहित देश के 4 विश्वविद्यालय के 17 वैज्ञानिकों की स्टडी में इसकी जानकारी मिली। इस स्टडी में पता चलता है कि वाराणसी और आसपास के जिलों की 15% आबादी में कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर हिचक है। इन 17 वैज्ञानिकों के दल में शामिल BHU के जंतु विज्ञान विभाग के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि 16 जनवरी 2021 को भारत सरकार ने कोरोना के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन अभियान की शुरुआत की थी। भारत ने 2021 के अंत तक देश की पूरी आबादी का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा था। दिवाली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान सरकार ने तोहफों की बारिश की और कई नए ऐलान किए। सबसे बड़ा ऐलान PM डिवाइन स्कीम शुरू करने का है। जी हां, दूसरा ऐलान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाली पेट्रोलियम और गैस कंपनियों की ग्रांट देने से जुड़ा है। इसके अलावा देश की जीवन रेखा यानी इंडियन रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने का ऐलान हुआ है। PM सरकार ने एक बार फिर से मोदी सरकार फरवरी में बजट के समय PM डेबिन योजना का ऐलान किया था। भारतीय रेलवे में हर रोज बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते हैं। वहीं त्योहारों के समय रेल में भीड़ और भी बढ़ जाती है। ऐसे में यात्रियों को परेशानी न हो और सुविधा से अपने घर पहुंच सके, इसके लिए रेलवे त्योहारी सीजन स्पेशल ट्रेन चलाता है। इसी कड़ी में रेलवे ने दिवाली और छठ के अवसर पर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। बिहार में छठ को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अपने घरों से दूर रह रहे लोग इस दौरान अपने घर जाते हैं। इसी को देखते हुए भारतीय रेल ने विभिन्न रूट से होते हुए दरभंगा के लिए 16 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। उत्तराखंड में
का 1 महीने के भीतर राज्य के शिक्षा विभाग में अपना पंजीकरण कराने या बंदी का सामना करने के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। राज्य सरकार के अनुसार प्रदेश में करीब 400 मदरसे हैं जो अपंजीकृत है। उत्तराखंड के समाज कल्याण और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने कहा है कि मदरसों को अल्टीमेटम दिया गया है, वे 1 महीने के अंदर राज्य के शिक्षा विभाग में अपना पंजीकरण करा ले। अगर ये तय सीमा तक ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें बंद करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। अभी उत्तराखंड मदरसा बोर्ड में 419 मदरसे पंजीकृत है, जिनमें से 192 को केंद्र एवं राज्य सरकार से अनुदान मिलता है। मेटा की ओर से संचालित फेसबुक पर यूजर्स के फॉलोवर अचानक घट गए हैं। फेसबुक पर लोगों के फॉलोवर्स लाखों की संख्या में कम हुए, जिसका कोई कारण पता नहीं चलता है। कई यूजर्स ने इसकी शिकायत भी की है। फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने 11.9 करोड़ से अधिक फॉलोवर खो दिए हैं, जिससे उनके फॉलोवर्स की संख्या 10,000 से कम हो गई है। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने ट्वीट किया है कि फेसबुक ने एक सुनामी पैदा की है, जिसने मेरे लगभग 9 लाख फॉलोवर को खत्म कर दिया और सिर्फ 9,000 बच गए हैं। मुझे फेसबुक की कॉमेडी पसंद है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच देश में एलपीजी की स्थिर कीमतों के चलते घाटा सह रही तेल कंपनियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने घाटा सह रही सरकारी तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ की मदद दी है। बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में सरकार ने तेल कंपनियों को राहत देने के लिए इसकी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तेल कंपनियों को राहत देने के लिए 22,000 करोड़ रुपए के वन टाइम ग्रांट को मंजूरी दे दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने बुधवार को कहा है कि अगर वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रमुख बनते हैं तो पार्टी के मौजूदा संविधान को पूरी तरह से लागू करेंगे और संसदीय बोर्ड का भी गठन करेंगे, जो कई वर्षों से नहीं बना है। थरूर ने पीटीआई भाषा को दिए साक्षात्कार में ये भी कहा है कि कांग्रेस को अपनी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना चाहिए और जमीनी स्तर के पदाधिकारियों को सही मायनों में सशक्त बनाना चाहिए। तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य ने कहा है कि कुछ महीने पहले हुए चिंतन शिविर में जिस उदयपुर नवसंकल्प पर सहमति बनी थी उसे वह पूरा करने से लागू करेंगे। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और वाहन से चलते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। दरअसल दिल्ली सरकार ने बुधवार को सभी पेट्रोल पंपों को यह निर्देश दिया है कि वे केवल उन वाहन मालिकों को ही ईंधन मुहैया कराएं जिनके पास अपने वाहनों के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र है। इसके अलावा परिवहन विभाग ने एक नोटिस जारी कर उन सभी वाहन मालिकों को पीयूसी सर्टिफिकेट के लिए अपने वाहनों की जांच कराने का निर्देश दिया है, जिनके वाहन या बैटरी से चलने वाले वाहनों को छोड़कर रजिस्ट्रेशन की तारीख से 1 साल से अधिक पूरा करना है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी और भाजपा के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के निजी सचिव सज्जाद और 12 अन्य पर दलित महिला को छेड़छाड़ और उसके भाइयों की हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। आरोपी पर SC/ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। ये केस लखनऊ के गोमती नगर इलाके में दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि घटना 9 अक्टूबर की रात गोमती नगर के विपुल खंड स्थित पूर्व मंत्री के घर पर हुई। जब वह मौर्य के घर पहुंची तो सज्जाद को पूर्व मंत्री के साथ कमरे में बैठा पाया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि भारत का अगला वार्षिक बजट बहुत ही ध्यान से कुछ इस प्रकार बनाना होगा जिससे कि देश की वृद्धि की रफ्तार कायम रहे। उन्होंने कहा कि इससे मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं से निपटने में भी मदद मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए वाशिंगटन DC आई वित्त मंत्री ने यह ब्रुकिंस इंस्टीट्यूट में जाने माने अर्थशास्त्री ईश्वर प्रसाद से संवाद के दौरान एक सवाल के जवाब में यह कहा है। उनसे अगले वर्ष के बजट को लेकर सवाल पूछा गया था। सीतारमण ने कहा, आगामी बजट के बारे में कुछ विशेष बताना अभी पाना मुश्किल होगा। दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली वालों को बड़ी राहत दी है। पहले दिल्ली में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना टेढ़ी खीर जैसी थी, लेकिन अब MCD ने इसे आसान कर दिया है। MCD ने घोषणा की है कि जन्म के 4 साल बाद तक बच्चे का नाम जन्म प्रमाण पत्र में ऑनलाइन जोड़ा जा सकता है और अब इसे स्वतः मंजूरी भी मिल जाएगी। मतलब अब आपको अधिकारी से जोर सिफारिश या ऑफिस के दौड़ भाग करने से छुटकारा मिल जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। इस करवा चौथ 2022 आप अपनी पत्नी के लिए एक विशेष गिफ्ट की योजना बना सकते हैं। यह एक ऐसा निवेश है जिससे आप हर महीने कमाई भी कर सकते हो। राष्ट्रीय पेंशन योजना में आप अपनी पत्नी के नाम से निवेश कर सकते हैं। यह योजना गिफ्ट के लिए एक बढ़िया विकल्प होगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन सह निवेश योजना है। NPS का उद्देश्य सुरक्षित और विनियामक बाजार आधारित रिटर्न के माध्यम से लोगों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करना। यह योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित है। उत्तर प्रदेश में नर्सिंग शैक्षणिक संस्थानों में इजाफा करने के क्रम में पहले चरण में आगामी नवंबर से 11 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में BSc नर्सिंग की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। शेष अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेज में अगले सत्र से नर्सिंग की पढ़ाई शुरू की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से बुधवार को बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिछले कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज के विस्तारीकरण के बाद अब नर्सिंग और पैरा मेडिकल कर्मियों की कमी को पूरा करने की योजना परवान चढ़ रही है।
मानसून की विदाई के बाद बीते दिनों देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश दर्ज की गई है। बेमौसम हुई इस बारिश में एक तरफ जहां आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की मेहनत पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है, जिसके परिणाम अब बारिश रुकने के बाद देखने को मिल सकते हैं। असल में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हुई बेमौसम बारिश ने खेतों में तालाब में तब्दील कर दिया। इसके चलते धान समेत खरीफ सीजन के आने फसलें खेत में ही पानी में भीग गई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।